तो वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज है 26 अप्रैल 2022। तो आज देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2022 के बारे में, जो कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ये इसके द्वारा जारी की जाती है। इन्होंने क्या किया है कि इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में रखा हुआ है। और ये किस लिए रखा गया है कि ये बताते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन हुआ है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने लगातार दूसरी बार इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, तो USCIRF यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, इसकी क्या क्या हाईलाइट्स है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रिपोर्ट दो ग्रुप्स पर ज़्यादा फोकस करती है। पहला कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स, दूसरा स्पेशल वॉच लिस्ट। अब जो पहला कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स है उसमें वही है जिसमें सीरियस वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम होता है, उन नेशंस को इसमें रखा जाता है, जिसमें 5 नेशंस रखे गए हैं: अफगानिस्तान, सीरिया, वियतनाम, नाइजीरिया, इंडिया, है ना। और दूसरे में स्पेशल वॉच लिस्ट, इसमें भी कुछ सारे कुछ रखे गए हैं कंट्रीज, पर उनके बारे में हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। हाँ, जो यूपीएससी की और स्टेट सिविल सर्विस तैयारी करते हुए किसी टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हैं तो अपने इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं। मगर और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि हमें कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। जो स्पेशल वॉच लिस्ट में कौन सी कंट्री रखी जाती है ये हम जान सकते हैं, जो कि आपका सीपीसी है, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की जो क्राइटेरिया होता है उसको फिलफिल नहीं करती, और जो इसमें सीरियस वायलेशन रिलीजियस फ्रीडम होता है उनको स्पेशल वॉच लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है। अब ये क्या बताया गया है कि इंडिया में क्या क्या हुआ, किस वजह से हमने इसमें रखा, इस लिस्ट में रखा हुआ इंडिया को, यानी कि कंसर्न रेज्ड अबाउट इंडिया की क्या क्या कंसर्न इन्होंने उठाए हैं। इन्होंने कहा कि भाई क्रिटिकल वॉइसेस को रिप्रेस किया गया, खासकर माइनॉरिटीज़ को। माइनॉरिटी हमारे देश में हमारी कंट्री में कौन कौन है, जैसे मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस ये सब माइनॉरिटीज़ में हैं, और भी है। तो इनकी जो आवाज़ है उनको हम उठने नहीं देते, दबा देते, इनका ये कहना है। दूसरा है कि जो हमारी एनजीओज है, कोई एनजीओ है जो इनके फेवर में इनकी आवाज़ को उठाने की कोशिश करती है, उनको हम दबा देते हैं, इन लोगों का ये कहना है। दूसरा एंटी कन्वर्जन लॉज, कि कन्वर्जन के अगेंस्ट जो हमने लॉ बनाया है वो इन्हीं वजह से इंडिया को लगातार दूसरी बार कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में रखा गया है, जो कि बड़े दुख की बात है, हमारे लिए नहीं, इन लोगों के लिए। ये इंडिया को जो इस लिस्ट में रख रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा हम जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में कि रिलीजन को फ्रीडम देने के लिए क्या क्या प्रोविज़न किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ये जिन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है वो इस आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो जानेंगे कि उन लोगों ने ये चीज़ गलत की। तो हमारा जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया फंडामेंटल राइट है, ये हम सभी जानते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में उसके फेवर में उसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक, ये सारे ही आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन के कंसर्न करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। आर्टिकल 25 में कहा गया कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। आर्टिकल 28 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और आर्टिकल 29 भी इसी चीज़ को डील करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देते हैं, आर्टिकल 29 और 30। देखिए कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी चीज़ों का प्रोविज़न किया गया है हमारे इंडिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी ये यूएस वाले इंडिया को क्या नाम ये बताते हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का वायलेशन होता है, माइनॉरिटी के राइट्स का वायलेशन होता है। ठीक है। खैर,
हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम USCIRF के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे USCIRF का हमने अभी फुल फॉर्म पढ़ी, तो ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट बाई पार्टीसन US फेडरल गवर्नमेंट कमीशन है, जिसका काम क्या है? ये डिफेंड करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जो राइट है, यूनिवर्सल राइट को, फ्रीडम को ये डिफेंड करता है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसे 1998 में बनाया गया था। किस उस वजह से बनाया गया था कि देखिए वहाँ पे एक इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट है, वो रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसके फेलियर की वजह से ये USCIRF इस चीज़ को वॉच करने लगी कि कहाँ कौन सी कंट्री में रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है, तो उसको ये लाइमलाइट में लाने का काम करती है। इसकी जो रिकमेंडेशन है वो नॉन बाइंडिंग होती है। ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती आप ये बोलो नहीं नहीं आप अपने यहाँ पे ये रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है, आप लोगों को उनके धर्म के अकॉर्डिंग जीने नहीं देते, उनकी जो बिलीफ्स है, मान्यता है, उनका आप हनन करते हो कि हमारी बात को मानिए कि ऐसा मत कि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बताती है कि इस कंट्री में ऐसा हो रहा है। ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि इनके जो ये जो बोलेंगे कि वो कंट्री माने ही, ठीक है। और इंडिया तो शुरू से ही इस चीज़ को नकारता है। जो ये रिपोर्ट है इसके जो एंगल है देखती है जिस तरह से, उसको ये नकारता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रियलिटी और आइडियलिटी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब देखिए एक आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है अपना काम करते जाना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं। अगला आर्टिकल सिप्री के बारे में। सिप्री की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसने एक रिपोर्ट जारी की है। ये जनरली मिलिट्री इक्विपमेंट के किसकी मिलिट्री माइट कितनी है, कौन कितना मिलिट्री पे, कौन सी कंट्री मिलिट्री पे कितना खर्च कर रही है, उसके बारे में रिपोर्ट रिलीज करती है। तो इसने अभी क्या बताया कि वर्ल्ड की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 2021 में बहुत बढ़ गई है और एक ऑल टाइम हाई 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 पे पहुंच गई है। और ये कब पहुंची है? जबकि कोविड पैंडेमिक है। कोविड पैंडेमिक के चलते मिलिट्री स्पेंडिंग इतनी हाई लेवल पे पहुंच गई, ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई। कितनी पहुंच गई? 2.1 ट्रिलियन US डॉलर इतनी पहुंच चुकी है। बताइए कितनी ज़्यादा अमाउंट, कितनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। अब इसमें जो पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 कौन कौन सी कंट्री जिन्होंने अपना स्पेंडिंग बढ़ाया है और जो सबसे ज़्यादा स्पेंड करती है? सबसे पहले तो नो डाउट US है, दूसरे नंबर पे चाइना है, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे इंडिया सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करने के लिए। उसके बाद UK का नंबर है और फिर 5वें नंबर पे रसिया है। हम तीसरे नंबर पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में। जो हमारी मिलिट्री माइट है, मिलिट्री की जो शक्ति है, ताकत, तो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। अब ये क्या इसमें क्या कि टोटल अगर पूरे वर्ल्ड का जो मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर हुआ है उसका 62% इन 5 देशों ने मिलके किया है, ठीक है। अगर हम खाली US और चाइना को ही ले ले कि US चाइना का टोटल जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो टोटल वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर का 52% है। बताइए, ये दोनों ही 52 यानी कि हम ये कह लें कि टोटल वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 10% ही सिर्फ इंडिया, UK और रशिया करता है, ठीक है। तो अगर हम एशिया और ओशियाना की बात करें, एशिया और ओशियाना में 2021 में कितना बढ़ गया है? 3.5% हायर हो गया है 2020 के मुकाबले। कितना पहुंच गया? 586 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। ये किस वजह से पहुंचा? कि देखिए एशिया में जो बिग पावर है वो तो इंडिया और चाइना ही है, सॉरी हाँ, इंडिया और चाइना ही है। इन्होंने अपनी मिलिट्री माइट को बढ़ाया है, उस पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है, इसलिए बाकी कंट्रीज़ ने जो एशिया में बाकी उन्होंने भी अपना थोड़ा सा मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। तो इस वजह से इन दोनों की मिलिट्री एक्सपेंडिचर में ग्रोथ देखते हुए बाकी पूरे एशिया और ओशियाना में थोड़ा ये एक्सपेंडिचर ग्रोथ देखने को मिला है। मेनली तो इन्हीं की वजह से ही हुआ है जो एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिला है। रशिया ने अपना एक्सपेंडिचर 2.9% 2021 में बढ़ा लिया, जो कि 65.9 बिलियन डॉलर है, ठीक है। अब इंडिया का देख लेते हैं, पर्टिकुलर इंडिया का, कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इंडिया थर्ड जो है हाईएस्ट एक्सपेंडिचर करने वाला वर्ल्ड में, मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करने वाला वर्ल्ड में
थर्ड हाईएस्ट कंट्री, वो थर्ड कंट्री है यूएस और चाइना के बाद। इसकी कितनी एक्सपेंडिचर है? इसका एक्सपेंडिचर 76.6 बिलियन, जबकि यूएस का 65 पॉइंट सॉरी रशिया का 65.9 बिलियन डॉलर है। ठीक है, और ये 0.9% इसका इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आर्टिकल है वो देखिए अभी क्या हुआ है कि आपको जैसे सबको पता है दिल्ली में जो एनक्रोचमेंट और जो एनक्रोचमेंट किया हुआ था जो आपका पब्लिक पाथ पर, सड़कों पर, जहांगीरपुरी में जो अभी थोड़ा दंगा हुआ था, उस वजह से बुलडोजर चला के उनकी दुकानें ये सब तोड़ी गई है। इसमें ये कहा गया कि ये इन्होंने इलीगल एनक्रोचमेंट किया हुआ था जो कि पब्लिक पाथ है ये है। उसी के कंटेक्स्ट में ये जो हमारा आर्टिकल आया है। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1985 में, बल्कि 1981 में ये केस स्टार्ट हुआ था, और ये इसका जो फाइनल वो आया था क्या नाम अनाउंसमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जो अनाउंसमेंट किया था इस केस का, 1985 में फाइनल वर्डिक्ट आया था। ये क्या था? ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केस था 1985 का। इसमें क्या डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इशू जो हम शुरू करते हैं कि जो महाराष्ट्र में जो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके जो पाथवे होते हैं, या ये कह लीजिए आपका पेवमेंट होता है, जो सड़क के बगल में जो रास्ते होते हैं उन्हें हम पेवमेंट बोलते हैं, और जो उन पर रहने वाले होते हैं उन्हें हम डिवेलर बोलते हैं, कि जो छोटी सी झुग्गी सी झोपड़ी सी बना के रह लेते हैं कि इधर उधर, और उनको हम डिवेलर बोलते हैं। तो ओवरऑल एक पेवमेंट डिवेलर उनको बोले जो फुटपाथ पे इस तरह से रह रहे हैं। तो अब उस स्टेट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी, उसने बोला जो पेमेंट डिवेलर्स है ये एनक्रोच कर रहे हैं पब्लिक पाथ को। ठीक है, पब्लिक पाथ को एनक्रोच कर रहे हैं, और ये इनको एविक्ट कर देना चाहिए यहाँ से, और जो ये जहाँ से आए हैं इन्हें मुंबई से बाहर निकाल के इनके अपने ओरिजिन प्लेस पे भेज देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एकदम सुप्रीम कोर्ट कूद पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि जो क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि राइट टू लाइफ और पेमेंट डिवेलर अराइज होता है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई इनका तो राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 बताता है, आर्टिकल 21 में क्या बताया जाता है कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ, उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड लॉ। ठीक है, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 21 में, यही तो लिखा हुआ है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को प्रिजर्व करता है, कि उनका तो आप राइट टू लाइफ छीन दो इस तरह से उनका एविक्शन करके। तो अब अगर हम बात करें कि भाई जो ये पेमेंट डिवेलर से लगभग कितने इंडिया में, देखिए इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। ठीक है, इतना कहीं नहीं मिलेगा जितना आपको इंडिया में मिलेगा। बड़े दुख की बात है कि लगभग लगभग 20 मिलियन पेमेंट डिवेलर्स इंडिया में रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया कि एनक्रोचमेंट जो इन्होंने किया, एनक्रोचमेंट किया, ठीक है, ये तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही कि इन्होंने एनक्रोचमेंट किया, उन्होंने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई। अब देखो एंटी एनक्रोचमेंट जब ड्राइव चलाती है कोई गवर्नमेंट, उससे पहले उन्हें प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही किया कि भाई क्या आपने प्रायर अप्रूवल लिया, क्या आपने उन्हें नोटिस दिया? तो देखिए यहाँ पे यही कहा गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी ये पूछा था कि ये डिटरमाइन करने लिए कहा था कि क्या मुंबई कॉरपोरेशन जो एक्ट था उसके 1888 के अकॉर्डिंग क्या ये आर्बिट्रेरी और रीजनेबल अनरीजनेबल था। तो इन्होंने ये डिटरमाइन किया इस चीज़ में। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑफ ट्रेस पासिंग। अब इन्होंने ये कहा कि ये पेमेंट डिवेलर जो है ये ट्रेस पासर्स भी है। अब देखो ट्रेस पासर्स किसे कहा जाता है? ट्रेस पासर्स उसे कहा जाता है जो अनऑथराइज तरीके से किसी की बाउंड्री के अंदर घुस जाता है। जैसे कि हमारे घर की बाउंड्री होती है, चार दीवारी होती है, अगर कोई दीवार कूद के हमारे घर के अंदर घुस जाए तो उसे हम ट्रेस पासर्स कहेंगे। तो इन्हें ट्रेस पासर्स कह दिया गया है कि ये पूरे मुंबई की या पूरे महाराष्ट्र की बाउंड्री में अनऑथराइज तरीके से घुस गए हैं। कि अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, क्या ये पेमेंट डिवेलर्स को ट्रेस पासर्स कहना गलत है या सही है? ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो वर्डिक्ट दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इन्होंने कहा जो
पेमेंट डिवेलर का जो वर्डिक्ट है आपने जो जोर जबरदस्ती से कराया है, इन्हें बगैर कि कुछ इन्हें कहने का कुछ मौका भी नहीं दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने तो इन्हें कुछ मौका भी नहीं दिया, इनके हक में कुछ कहने का चांस भी नहीं दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनके राइट टू लिवलीहुड को वायलेट करता है। और जो इन्होंने ज़बरदस्ती इन्होंने जो अथॉरिटी दिखाई है इन पे, फोर्सफुली इनका एविक्शन कराया है, इसे उसने कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया, मतलब उस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया। ये गलत है और ये ट्रेसपासर्स कहना गलत है। कोर्ट ने ये भी चीज़ अपने वर्डिक्ट में बोली। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने एक बात बोली कि दे मैनेज टू फाइंड ए हैबिटेट इन प्लेसेस विच आर मोस्टली फिल्थी एंड मार्सी आउट ऑफ शेयर हैप्ले। ये कोर्ट ने कहा ये तो बेचारे अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटी मोटी कहीं जगह ढूंढ रहे हैं, कोई कोना ढूंढ रहे हैं, रोड पे कहीं कोना मिल जाए, और कोना भी कोई ऐसी साफ सुथरी जगह नहीं, गंदी जगह जहाँ पे टॉयलेट पेशाब वेशाब ये सब लोग करते हैं, वहाँ पे साफ सफाई करके थोड़ा सा अपनी आजीविका अपना जीवन यापन करने के लिए थोड़ी सी जगह ढूंढ रहे हैं। तो बेचारे रोड पे ही खाते हैं, रोड पे ही कमाते हैं, रोड पे ही सोते हैं। ठीक है, तो ये तो किसी की हेल्प नहीं मांग रहे आपसे, तो इन्होंने हेल्प नहीं मांगी कि आप हमारी ये हेल्प कीजिए, ये करा दीजिए, और ना ही आपने इनकी कोई हेल्प की। ये सुप्रीम कोर्ट ने आपका मुंबई गवर्नमेंट को, वो आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोला था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस में क्या मतलब स्टेटमेंट दिया। अब इन्होंने क्वेश्चन उठाया एस्टोपेल का। देखिए, एस्टोपेल एक जुडिशियल डिवाइस होता है जिसमें किसी को जबरदस्ती पे कोई क्लेम कर रहा हो उस चीज़ से रोकना होता है। उससे ये कहते हैं कि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। देखो, अब जैसे इस बात तो सही है कि आप जो जो ये पेमेंट डिवेलर्स थे, ये कल को आके ये बोलने लगे हम तो यहाँ इतने दिन से रह रहे हैं, हमारा तो रहने का अधिकार है और हमारा तो ये घर बन गया, ये तो हमारी ज़मीन होगी। अब ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो ज़मीन उनकी नहीं है, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये तो गवर्नमेंट की है, इस पर तो सबका अधिकार, पब्लिक का अधिकार है, वहाँ से तो रास्ता है। अब वो रास्ते पर रहने लगे, पब्लिक कहाँ जाएगी? तो ये तो मुश्किल हो जाएगी पब्लिक को। और तो ये एस्टोप मतलब एस्टोपल, एस्टोप करना मतलब ये एसर्ट करने से रोकता है, किसी को अपना अधिकार एसर्ट करने से रोकता है। तो यही इसमें बताया गया है। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया स्टेट गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेशन counter that payment developer should be stopped. Stop is a judicial device whereby a court may prevent or stop a person from making assertions. Estoppel may prevent someone from bringing a particular claim contending that the sex constructed by them on the payment cannot be demolished because of their right of livelihood. अब ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई जो आपने सेक्स या झोपड़ी बनाई है, छोटा सा घर बनाया है उस पर अपना कुछ कुछ लगा के, कि आप राइट टू लिवलीहुड का हमारा जो अधिकार है वो छीन रहे हो, वो डिमोलिश कर रहे हो, इसलिए ये क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए जो राइट जो एस्टोपल है, जुडिशियल डिवाइस है, ये एक तरह का एक हथकंडा है, एक न्यायिक हथकंडा है जिसे गवर्नमेंट यूज कर सकती है और हम उनको रोक सकते हैं ऐसा करने से। ठीक है, अब बात आती है उनके राइट टू वे की, कि भाई अब उन्हें भी तो जीना है, उन्हें भी तो रास्ता चाहिए। तो अभी उसमें यही कहा है कि दे कैन नॉट क्लेम एनी फंडामेंटल राइट टू एनक्रोच एंड पुट अप हट्स। तो अब उसी बात को ही मैंने अभी आपको बताया कि भाई वो क्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ का कि हमारा तो राइट टू वे है ना, तो ये क्लेम नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंटली क्या ऑर्डर आया एस्टोपल पे, कि सुप्रीम कोर्ट ने एस्टोपल का जो आर्गुमेंट इसने गवर्नमेंट ने दिया था वो रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी जो एस्टोपल का आप स्टेटमेंट लेके आ रहे हो ये कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले सर्वप्रथम है, फॉरमोस्ट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 को पहले रखा जाएगा। राइट टू एस्टोपल जो है, एस्टोपल वाला कंसेप्ट ये बाद की बात है। कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने एस्टोपल वाला जो कंसेप्ट था, स्टेटमेंट था ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसे खारिज करते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तवज्जो दी और ये कहा कि राइट टू लाइफ ऑफ पेमेंट डिवेलर स्टेक पे है, कि खतरे में है।
ठीक है। अब उनका राइट टू लिवलीहुड खतरे में, ये इंटीग्रल कंपोनेंट है राइट टू लाइफ का, इसलिए हम उनके राइट टू लिवलीहुड को खतरे में नहीं डाल सकते। आपको प्रायर नोटिस देना चाहिए था उन्हें, उनको हटाने के लिए, और पर्टिकुलर अथॉरिटी से परमिशन लेनी चाहिए थी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी। ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन में आप कर सकते हो, ट्रेस पासिंग अगर हाँ ट्रेस पासिंग हो रही है तब आप कर सकते हो, वरना ऐसे आप किसी को बाहर नहीं निकाल सकते। आपका काम है उन्हें एक सही ज़िंदगी देना, ताकि वो अपना जीवन यापन सही से कर सकें। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, यूजीसी ने, देखिए अभी आपने पढ़ा भी होगा, यूजीसी ने अभी क्या है, एक नए नॉर्म्स लॉन्च किए हैं, नए नॉर्म्स लाई है। उसमें ड्यूल डिग्री को जॉइंट डिग्री का प्रोविज़न किया है। कि अभी पहले, आज से पहले क्या होता था कि आप अगर बीटेक कर रहे हो तो बीटेक के साथ अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो, या बीएससी सिंपल बीएससी डिग्री, एमएससी करना चाहते हो, एमटेक के साथ एमएससी करना चाहते हो, दो डिग्री साथ में लेना चाहते हो, तो वो वैलिड नहीं थी, इनवैलिड है। कि एक ही डिग्री वैलिड होगी एक टाइम में, या तो आप बीएससी की होगी या आपकी बीटेक की होगी। ऐसा नहीं कि दोनों डिग्री दिखा दिखा दो जाके और आप कोई सी भी डिग्री पे जॉब ले लो, तो ऐसा नहीं था। मगर अभी यूजीसी के, जो कि यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उन्होंने ये अपने नॉर्म्स में, अपनी उसमें ये बताया है कि उन्होंने कोलैबोरेट किया है, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज और फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके साथ कोलैबोरेट करके अब इंडियन स्टूडेंट्स को जॉइंट 3 तरह की वो डिग्री प्रोवाइड करेंगे। 3 तरह के प्रोग्राम चलाएंगे, जॉइंट डिग्री के लिए, ड्यूल डिग्री के लिए, और ट्विनिंग डिग्री के लिए, ट्विनिंग प्रोग्राम अपने रेगुलेशंस में जो 2022 से अभी लागू होंगे, उन्होंने ये 3 प्रोविज़न किए हैं। ठीक है। इसमें 3 टाइप के प्रोग्राम हो गए, ट्विनिंग, जॉइंट और आपके ड्यूल डिग्री का प्रोग्राम होगा। ड्यूल डिग्री प्रोग्राम में क्या होगा, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम में जो कि आपके जो इंडियन जो यूनिवर्सिटी है, इंडियन कॉलेज है, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है या फॉरेन कॉलेज जो भी है, वो आपके एक साथ अलग अलग डिग्री देंगे और एक ही कोर्स की देंगे। ऐसा नहीं कि वो अलग कोर्स की दे रहा है, ये अलग कोर्स की दे रहा है। मान लो मैं बीएससी कर रहा हूँ, मैं यूएसए से बीएससी कर रहा हूँ और यहाँ से जेएनयू से बीएससी कर रहा हूँ, तो अब मैं दोनों दोनों ही डिग्री मेरी साथ साथ चलेगी एक ही कोर्स में। आपको वहाँ से भी आप ले सकते हो, यूएसए से भी, और यहाँ से भी आप ले सकते हो, दोनों ही वैलिड होगी। हाँ, बशर्ते इसमें कुछ शर्त है, वो शर्त अभी हम डिस्कस करेंगे। शर्त में ये है कि डिस्कस कर लेके, जो कम से कम आपको 30% जो आपका कोर्स का जो क्रेडिट है, उसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन से स्टडी करना होगा। ठीक है ना। तो इसमें यही होगा कि दोनों डिग्री एक साथ अवार्ड की जाएगी, आपको क्रेडिट अर्न करने होंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी और आपके इंडियन यूनिवर्सिटी से भी। तो ये ड्यूल डिग्री में था। अब ज्वाइंट डिग्री में क्या है, ज्वाइंट डिग्री में कि स्टूडेंट को एब्रॉड जाना पड़ेगा, उसमें क्रेडिट अर्न करने पड़ेंगे, कम से कम 30% क्रेडिट अर्न करने पड़ेंगे, है ना। और क्या नाम, यही था इसमें। अब हम चलते आगे ट्विनिंग डिग्री के ऊपर। ट्विनिंग डिग्री में क्या है कि यहाँ पे जो इस प्रोग्राम को आपको थोड़ा सा इंडिया में कंप्लीट करना है, और थोड़ा जो बाकी बचेगा आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करना है। पर इसमें एक शर्त है कि जो डिग्री क्या नाम जो अवार्ड की जाएगी, उसमें ट्विनिंग डिग्री में सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा अवार्ड की जाएगी, ना कि आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी रहेगी। जबकि ड्यूल डिग्री में और आपका जॉइंट डिग्री में ये दोनों ही आपकी फॉरेन की भी होगी और उसकी भी होगी, क्या नाम, इंडियन यूनिवर्सिटी की भी होगी। पर ट्विनिंग डिग्री में खाली आपको सिर्फ वही इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन कॉलेज ही आपको डिग्री अवॉइड करेगा। पर हाँ, पढ़ोगे आप बाहर भी। ठीक है। एक्सेप्शन कहाँ पे आता है, एक्सेप्शन देखो, अगर आप डिग्री ऑनलाइन लेते हो या डिस्टेंस से ओपन लर्निंग से लेते हो, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगी इस तरह की डिग्री। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस की, इसके फ़ायदे की बात करें, फ़ायदा यही होगा, तो इंडियन स्टूडेंट इस चीज़ के लिए ज़्यादा एनकरेज होंगे फॉरेन डिग्रीज के लिए, और इसमें एम्प्लॉयबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा बढ़ेगी, और इंडिया में भी इस चीज़ का बढ़ेगा। सोच के देखिए, अगर आपके पास 2 डिग्री है, आपको अगर बीटेक में या एमएससी में, जो मान लो आपने बीटेक किया हुआ और बीएससी किया हुआ है, और कोई वैकेंसी निकलती है बीएससी बेसिस पर, आपका बीटेक में कहीं अच्छी जॉब नहीं हो पाती, और कोई वैकेंसी बीएससी बेसिस पर आपने मान लीजिए बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ, और उसमें कहीं पे इंस्टीट्यूट में निकलती है, कोई कंपनी में निकलती है, आप अप्लाई करो तो आपका हो जाता है, तो इससे अच्छी क्या बात होगी, आपकी बीएससी की डिग्री काम आ गई। या इसके वाइस वर्सा हम
हम देख सकते हैं, अगर आपका बीएससी में कुछ नहीं हो पाता है, जॉब नहीं हो पाती है बीएससी बेसिस पे, आप बीटेक बेसिस पे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, अगर आप सीएसआईटी से है तो इंस्ट्रूमेंट से है तो किसी इंस्ट्रूमेंट की कंपनी में, और आप मैकेनिकल से है तो होंडा और क्या नाम आपकी जनरल इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनी, बड़ी कंपनियों में, ये जस्ट एक एग्जांपल है, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यूजीसी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यूजीसी की स्थापना 1953 में 28 दिसंबर को की गई थी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी थी। इसका काम ये कोऑर्डिनेट करती है, डिटरमाइन करती है और मेंटेनेंस करती है जो टीचिंग के, एग्जामिनेशन के और रिसर्च के, जो यूनिवर्सिटीज है उनमें रिसर्च कैसी हो रही है, एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है, टीचिंग कैसी हो रही है, उनका ये मतलब वो करती है, कोऑर्डिनेशन, डिटरमाइन और ये सब ध्यान देती है। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आर्टिकल है वर्ल्ड मलेरिया डे 2022। देखिए, वर्ल्ड मलेरिया डे को 25 अप्रैल को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इसका एक ही काम है कि अवेयरनेस फैलाना ग्लोबल लेवल पे, जिससे कि हम मलेरिया को बढ़ने से रोक सके और उसे पूरी तरह से ख़त्म कर सके। पहली बार वर्ल्ड मलेरिया डे बनाया गया था 2008 में इंडिया में। अच्छा, ये वर्ल्ड मलेरिया डे कहाँ से हमने अडोप्ट किया है? ये 2008 में हमने मनाया से, ये अफ्रीका मलेरिया डे से हमने अडोप्ट किया है। 2001 में अफ्रीकन गवर्नमेंट ने अफ्रीका मलेरिया डे को ऑब्जर्व किया था, उसी के बेसिस पे हमने 2008 में इस चीज़ को अडोप्ट किया कि हम भी, क्योंकि इंडिया एक वन ऑफ द मतलब ये कहिए कि वर्ल्ड की मोस्ट मलेरिया एंडेमिक कंट्री है, जिसमें मलेरिया के केसेस या मलेरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पहले तो मलेरिया का इतना इलाज नहीं था, मगर अभी तो इलाज संभव है। इसलिए इसको इराडिकेट करना का जो कार्यक्रम और जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया, बहुत ही हाई लेवल पे चला रखे हैं, और अब मलेरिया के जो केसेस है बहुत कम देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट इसे इराडिकेट किया जा चुका है इंडिया से। अब इसकी जो 2022 की थीम है वो हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। ठीक है, अब मलेरिया के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। मलेरिया के क्या है, एक ये मच्छर के काटने से होती है। मच्छर क्या है कि पैरासाइट, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसे कैरी करता है। जब मच्छर काटता है उस पैरासाइट को आपके ब्लड में घोल देता है। ब्लड में घोलने से क्या होता है कि वो जाके लीवर सेल्स को या आरबीसी, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है, उन पर अटैक करते हैं, उन्हें रप्चर कर देते हैं। जब ये रप्चर हो जाएगी, आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी, फीवर आएगा, सिर दर्द आएगा, जॉइंट पेन होगा, तो इस तरह की बीमारियां होने लगेगी। और ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इस हाई लेवल पे बढ़ जाएगी कि आपकी डेथ भी हो सकती है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर इसका क्योर, इसकी दवाई भी है। इसका क्योर यही है कि आप अपने आसपास अपने घर में मच्छर को पैदा ना होने दें, साफ सफाई रखें। और एक ज़रूरी बात है, कहाँ से होती है, कहाँ किस रीजन में ज़्यादा होती है। ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो एरिया है, जैसे अफ्रीका के है, साउथ अमेरिका है और एशिया के, जैसे इंडियन कंट्री, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये जो जो मादा एनोफ्लीज मच्छर है उसके काटने से होती है। जनरली 5 पैरासाइट है। 5 पैरासाइट में से 2 पैरासाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिनके काटने से मलेरिया होता है, और बहुत ही अगर ज़्यादा केस बिगड़ गए तो डेथ भी हो सकती है। उन 2 का नाम है प्लाज्मोडियम फालीपैरम, पैरम, हाँ सही है, प्लाज्मोडियम विवेक्स। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अभी हमने डिस्कस किया। जैसे फीवर आएगा, आपकी नाक फ्लू लाइक आपको लगेगा। ठीक है, चिल्स होगी, आपको कपकपी होगी, सिर दर्द होगा, मसल्स में पेन होगा, आपको थकान महसूस होगी, इस तरह की है। इसकी जो दवाई है वो ब्रांड के नाम से मोस्किरिक्स है। ठीक है, और इसे जीएसके कंपनी ने बनाया है, डेवलप किया है। जीएसके की फुल फॉर्म है ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है, यूएस की कंपनी है। अब इंडिया की अगर बात करें कि इंडिया में मलेरिया का क्या सिनेरियो, देखिए, जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो रिलीज की जाती है वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिलीज करते हैं। उसके अनुसार इंडिया ने मलेरिया को इराडिकेट करने के लिए जो मलेरिया का बर्डन है काफ़ी हद तक कम कर दिया है, और इसको ख़त्म ही कर दिया है। लगभग 2000 क्या नाम 19 में 17.6% की जो गिरावट देखने को मिली एज कम्पेयर टू 2018।
ठीक है। अब गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे और आपके नेशनल लेवल पे जैसे इंडिया में क्या कौन कौन से इनिशिएटिव चलाए गए इसको ख़त्म करने के लिए। ई 2025 इनिशिएटिव ये WHO ने चलाया है 25 कंट्रियों में मलेरिया को 2025 तक इसका काम है ख़त्म करना 2025 तक मलेरिया को। ठीक है। इंडिया में 2015 में ये एफर्ट शुरू किया गया था। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से वो चलाया है। एक 2016 में चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017-2022 5 साल के लिए चला। 2017 में चला था। हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव ये 4 स्टेट में चलाया गया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो कि जुलाई 2019 में चलाया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स। ठीक है। ICMR ने भी मलेरिया इरेडिकेशन में एक स्कीम चलाई जो क्या इस्टेब्लिश किया, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, मेरा इंडिया जिसका नाम है, उसे इस्टेब्लिश किया। ठीक है। ये थी आज की हमारी डिस्कशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आज हमने डिस्कस किए। कुछ जो रह गए उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।